हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका द आरएम प्लेटफॉर्म पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के टॉपिक से। ठीक है बेटा। और जो आज हम क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टॉपिक लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है सर। लिक्विड यहाँ क्या बता रहा है? फेज, कि हम कौन से फेज से डील करेंगे, दैट इज लिक्विड फेज। अब सॉल्यूशन से क्या मतलब है सर? सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, सर सॉल्यूशन क्या है? पहली बात, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर है कितने कंपोनेंट्स का? कितने भी हो सकते हैं, बट कैसे मिक्स होने चाहिए? होमोजेनियसली। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको आप क्या बोलते हो बेटा? सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, बट हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन से फेज में पढ़ेंगे? सॉल्यूशन कौन से फेज का है? लिक्विड फेज का है। ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि सर सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है। सो लेट सपोज यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, जो एग्जाम्पल के लिए वाटर आप ये अज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब आपने इसमें एक कंपोनेंट को मिक्स कर दिया और कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ, मतलब हर लेयर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो आपने दूसरा कंपोनेंट ऐड किया वो क्या है? सेम। सो अगर आप देखो ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मिक्सचर है या यूनिफॉर्म मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें जो कंपोजिशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द बल्क। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द बल्क। अब स्टूडेंट्स को होगा सर बल्क क्या है ना, हल्क सुना था, बल्क क्या है? तो ये लिक्विड अगर आप अज्यूम करो, लिक्विड या है ना, तो जैसे लिक्विड सरफेस है, सो जो ये टॉप है एकदम, जो एकदम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, जो सबसे ऊपर वाली सरफेस, इसको आप बोलते हो लिक्विड सरफेस। अब इसके नीचे जितना भी लिक्विड का पोर्शन है उसको आप क्या बोलते हो? बल्क। ठीक है। हल्क नहीं है, बल्क है। ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द बल्क। एंड इसके अलावा अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो डेंसिटी भी थ्रू आउट द बल्क क्या रहेगी? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉल्यूशन के, दैट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द बल्क एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी। कि आप कोई सा भी सेक्शन इसको कंसिडर करो, उसमें जो डेंसिटी रहेगी वो पूरे सॉल्यूशन की ही सेम रहेगी। यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट द बल्क, थ्रू आउट द बल्क। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर सॉल्यूशन को क्लासिफाई अगर हम करें, इसके अलावा किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर। सो मैं रफ करता हूं, आप पॉज करके नोट कर लेना। अब जो सॉल्यूशन होता है बेटा, आपने बोला सर इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब उनको कुछ तो नाम देंगे सर, सॉल्यूशन को आप स्टडी कर रहे हो, तो सॉल्यूशन के जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उनको जो हम जनरल नेम बोलते हैं। सो जो सॉल्यूशन है, इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे सॉल्यूशन बनता है, तो जो मेजर अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक ही रहता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहां लिख दिया सॉल्यूट्स। ठीक है सर। सो सॉल्यूशन के जो एटलीस्ट जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होता है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक ही रहता है जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है सर। जनरली, अब सर जनरली क्यों बोले? क्योंकि बेटा कई बारी आप मास से डील करते हो, बट ऐसा नहीं होता कि ये हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं कि सॉल्वेंट हमेशा मेजर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्वेंट से हमारा मतलब होता है वो कंपोनेंट
जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है, जनरली प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट, ठीक है। तो जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होएगा, जनरली प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट, और सॉल्यूट या सॉल्यूट्स क्या होते हैं, विच आर जनरली प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट, तो हम सॉल्वेंट एक ही रखते हैं, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे करते हैं क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि थ्रू आउट जो सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्वेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूट अगर एक ही सॉल्यूट है तो उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट on the basis of number of components, on the basis of number of components, so components के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो सॉल्यूशन का। तो अगर आपके पास सिर्फ दो कंपोनेंट है, ठीक है, एटलीस्ट दो कंपोनेंट तो हो गए, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, ठीक है। सो अगर आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है टू कंपोनेंट्स, ठीक है, एक सॉल्वेंट होएगा एक सॉल्यूट होएगा, उसको आप बोलते हो बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। टू मतलब बाई, तो बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं वाटर में ऐड कर दूं सॉल्ट, सो एक ऐसा सॉल्यूशन आएगा सर बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, थ्री कंपोनेंट्स, तो ऐसे में आप उसको बोलते हो टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। एग्जांपल जैसे वाटर में आप ऐड कर दो सॉल्ट प्लस शुगर, सो ये कैसा आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड इज अगर चार कंपोनेंट प्रेजेंट है, एग्जांपल में आपको बता, जैसे चार कंपोनेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स, तो उसको बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे वाटर, ठीक है, वाटर में आपने क्या ऐड किया? सॉल्ट, सॉल्ट शुगर, है ना, और लेट अब आप उसमें ऐड कर दो थोड़ा सा, ठीक है, सिट्रिक एसिड। सो यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए? चार कंपोनेंट हो गए, एक वाटर, और जो वाटर है वो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है क्योंकि वाटर हमारी यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लेके चलते हैं। सो इन सब में वाटर आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, तो पहले वाले में भी वाटर सॉल्वेंट है, नेक्स्ट एग्जांपल में भी वाटर ही सॉल्वेंट है, ठीक है, और थर्ड एग्जांपल में वाटर ही सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट, तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट है, यहां पर कितने सॉल्यूट है? दो सॉल्यूट है, और क्वाटर्नरी में कितने सॉल्यूट हो गए? चार, फोर सॉल्यूट, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में हम सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट पार्टिकल्स को प्लस सॉल्यूट पार्टिकल्स को कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितने कंपोनेंट का सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट
बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट हो गए टोटल। एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट्स, तो इसका मतलब कितने कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट। थ्री कंपोनेंट मतलब टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्वेंट तीन एक सॉल्वेंट ऐसे, एक सॉल्वेंट और थ्री सॉल्यूट्स, एक सॉल्वेंट थ्री सॉल्यूट्स, टोटल कंपोनेंट चार, चार मतलब क्वाटरनरी सॉल्यूशन। कोई डाउट यहाँ पे? तो पहला क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड क्लासिफिकेशन is based on the basis of physical state, physical state of solvent and solute, ठीक है बेटा। तो यहां पर सीरियल नंबर लिख देते हैं ताकि हम ज्यादा 1 2 ठीक है। सो यहां पर आपके पास सीरियल नंबर, फिर यहां मेंशन करते कि सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, ठीक। देन सॉल्यूट की स्टेट क्या रहेगी, ठीक है। देन सॉल्यूशन की क्या फिजिकल स्टेट रहेगी उस बेसिस पे, और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स, ठीक है बेटा। तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो और सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है, तो जो सॉल्यूशन होएगा वो क्या होएगा, सॉलिड स्टेट में होएगा, ठीक है। और एग्जांपल जैसे एलॉयस। नेक्स्ट, अगर सॉल्वेंट हमारा अभी सॉलिड स्टेट में ही है, अब मैंने सॉल्यूट लिक्विड में ले लिया है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में, तो सॉल्यूशन की वही स्टेट रहेगी जो सॉल्वेंट की है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आ जाएगा, है ना, मरकरी प्लस सोडियम अमलगम, ठीक है। थर्ड, सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है, सॉल्यूट भी, सॉल्यूट आपका गैसियस फेज में है, ठीक है। तो अब भी जो सॉल्यूशन रहेगा वो कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। इसका एग्जांपल आता है H2 ना, तो इसका एग्जांपल आपके पास आ जाता है H2 मिक्स्ड विद पैलेडियम, H2 प्लस Pd, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास सॉल्वेंट अब लिक्विड है, ठीक है, अब सॉल्यूट एक बारी आपने सॉलिड स्टेट में लिया, फिर लिक्विड, फिर गैस, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ सॉल्यूट की क्या स्टेट है, सॉल्यूशन उसी स्टेट में रहेगा जो सॉल्वेंट की स्टेट है, दैट इज लिक्विड, ठीक है। सो इसमें सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल आ गया, जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, है ना। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल आ गया वाटर प्लस इथेनॉल, ना। सॉलिड एंड गैस का अगर एग्जांपल आ जाता है, जैसे वाटर में जो ऑक्सीजन मिक्स होती है ना, तो वो सारा किसका एग्जांपल है, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अब हम यार बात करते हैं किसकी, कि अब हमारे पास सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो सॉल्यूट की स्टेट आप वेरी कर सकते हो, सॉलिड, है ना, लिक्विड, गैस। तो सॉल्यूशन की वही स्टेट रहेगी जो किसकी स्टेट है, जो सॉल्वेंट की स्टेट है, ठीक है। जैसे सॉलिड इन गैस का एग्जांपल आ जाता है आपका, जैसे स्मोक हो गया, है ना, स्मोक में जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं किसके साथ, एयर में, ठीक है। फिर आपका लिक्विड इन गैस, जैसे आपके पास एग्जांपल फॉग आ जाता है, वाटर वेपर मिक्स होते हैं एयर में,
गैस में एग्जांपल आ जाता है आपके पास एयर, एयर में क्या मिक्स होता है, O2 मिक्स विद N2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की, वो हमेशा सेम ही रहेगी, भले ही सॉल्यूट की कोई भी स्टेट हो, ठीक है, नोट कीजिए। वैसे ये टेबल आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम लिक्विड सॉल्यूशन में कौन से सॉल्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं, मेनली बाइनरी सॉल्यूशन को। सो लिक्विड सॉल्यूशंस में, ठीक है, सो बेटा लिक्विड सॉल्यूशंस में हम स्टडी कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस को। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में हम स्टडी कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस को, और बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं वो दो ही कंपोनेंट रहेंगे, एक तो रहेगा सॉल्वेंट और दूसरा हो जाएगा सॉल्यूट। और थ्रू आउट द चैप्टर बाइनरी सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट जो होगा उसको सबस्क्रिप्ट ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूट के लिए कोई भी क्वांटिटी को सबस्क्रिप्ट बी से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या टर्मिनोलॉजीज फॉलो करेंगे। सो यहां पर क्या है कि बेटा क्वांटिटी, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ठीक है। अब जैसे आपकी क्वांटिटी है सर मास, ठीक है, तो सॉल्वेंट के मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से W सबस्क्रिप्ट में A, सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करेंगे W सबस्क्रिप्ट में B। सेकंड, जैसे हो गया मोलर मास, मोलर मास, तो सॉल्वेंट के मोलर मास को कैपिटल M सबस्क्रिप्ट में A, सॉल्यूट के मोलर मास को कैपिटल M सबस्क्रिप्ट में B। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को N सबस्क्रिप्ट में A, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को N सबस्क्रिप्ट में B। फोर्थ, जैसे यहाँ पे एक और टर्म आ गई वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम के लिए हम सॉल्वेंट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे VA से, सॉल्यूट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे VB से। ऐसी मोल फ्रैक्शन, सो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे साई A से सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे साई B से, है ना। अब कुछ बोलेंगे सर सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो भी बता ही दो। तो अगर मैं सॉल्यूशन के लिए रिप्रेजेंटेशन रखना चाहूंगा, सो सॉल्यूशन के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है SOL और L के ऊपर N, ठीक है। सो वेट ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा WSOL, ठीक है। मोलर मास तो आप डिस्कस नहीं करोगे सॉल्यूशन के लिए, वो एवरेज मोलर मास आएगा सॉल्यूशन का अगर आएगा तो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन N सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। सो आपको मैंने इस लेक्चर में अभी तक क्या डिस्कस कर दिया कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कर दी, फिर जब और कौन सा सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ दो, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। अब अगर हम अब आगे जब थ्रू आउट द चैप्टर जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो वो सॉल्वेंट के लिए या सॉल्यूट के लिए है, वो हमें कैसे पता लगेगी कि अगर सर सॉल्वेंट के लिए होगी तो सबस्क्रिप्ट में A आएगा, सॉल्यूट के लिए होगी तो सबस्क्रिप्ट में B आएगा, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को विद द सब टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक लिक्विड सॉल्यूशन का पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म्स मेनली किस लिए यूज करते हैं सर, कंसंट्रेशन टर्म्स हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन और टू रिप्रेजेंट द
अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो जब तक आपके पास सॉल्वेंट था, उसमें कुछ आपने ऐड नहीं किया था, तो आपको कोई जरूरत नहीं थी उसकी कंसंट्रेशन डिफाइन करने की। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट या सॉल्यूट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बताने के लिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म जो डिस्कस करते हैं दैट इज परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं परसेंटेज W बाय W। अच्छा बेटा, केमिस्ट्री में हम वेट और मास का सिमिलर सा ही यूज करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना कंफ्यूज होने वाली बात है। आप मास बोल लो, वेट बोल लो, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या होता है कि पहले डेफिनेशन लिखते फिर फॉर्मूला। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ अ कंपोनेंट, mass of a component present in 100 बाय मास है ना, तो परसेंट मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है। अब वो कंपोनेंट सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूट भी हो सकता है, उसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। जनरली हम परसेंटेज बाय मास सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट करते हैं, बट अगर व्हाट आपको सॉल्वेंट के लिए भी पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो फॉर्मूला क्या आता है, परसेंटेज बाय मास को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं परसेंटेज W बाय W। इट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, mass of the component divided by mass of the component divided by mass of solution divided by mass of the solution into 100। अब मैंने कंपोनेंट क्यों लिखा, आप चाहो बेटा कंपोनेंट आपका सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास हम कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का आपको परसेंटेज बाय मास निकालना है सॉल्यूशन में, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज बाय मास टर्म, मेरे को कैसे पता लगेगा। सो अगर मैं ऐसे लिखता हूं 10% बाय मास NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, और ये परसेंटेज किसके बारे में गिवन है उसको हम अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि बेटा आपको दिख रहा है लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ है 10% बाय मास, किसका, NaOH सॉल्यूशन का। सो जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज बाय मास गिवन होएगा और उसके बाद जो टर्म लिखी होगी वो उसी का ही होगा। जैसे 10% बाय मास किस, उसके बाद क्या टर्म लिखी है, NaOH सॉल्यूशन। तो ये जो 10% बाय मास है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, NaOH का ये परसेंटेज बाय मास है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो परसेंट मतलब पर 100। सो इसको आप डिफाइन करोगे ऐसे 10% बाय मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ, 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ मास ऑफ द कंपोनेंट की यूनिट ग्राम हम यूज करते हो, सॉल्यूशन की भी यूनिट ग्राम। अगर आपको मास ऑफ द कंपोनेंट केजी में गिवन है तो मास ऑफ द सॉल्यूशन भी केजी में यूज करना होगा। सो यूनिट कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट और मास ऑफ द सॉल्यूशन की एक ही होनी चाहिए। और जब हम ये डिफाइन करते हैं परसेंटेज मास को, तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं ग्राम। तभी मैंने लिखा 10% बाय मास NaOH सॉल्यूशन का मतलब 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सो यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं अपने, जैसे एग्जांपल 1, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन
in a 200 gram solution containing 10 gram KOH। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर इन अ 200 ग्राम सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम KOH। तो इसको मैं रब कर देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा लेफ्ट साइड। सो यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, उसको नोट डाउन करते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है कि आपको जो मास ऑफ वेट ऑफ द सॉल्यूशन या मास ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है वो है 200 ग्राम। ठीक है, और इसमें जो KOH है, क्योंकि KOH 10 ग्राम है मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और अगर वाटर के साथ कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं। तो मतलब KOH क्या है यहाँ पे, सोल्यूट। सो मास ऑफ द सोल्यूट गिवन इज 10 ग्राम। तो ऐसे में वाटर का कितना मास हो जाएगा सर, मास ऑफ वाटर, वही हमारा सॉल्वेंट है तो WA लिख लेता हूँ वाटर के लिए। तो मास ऑफ वाटर और वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 190 ग्राम। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज बाय मास किसके लिए पूछा गया है सर, वाटर के लिए पूछा गया है। सो परसेंटेज मास बाय मास या परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, दैट इज वेट ऑफ द या मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, WA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर के ही मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वाटर ही हमारा सॉल्वेंट है। सो मास ऑफ द वाटर इज 190, मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 200 इनटू 100, और अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 95%। सो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो गया, 95%, और वो किसके लिए निकाला हमने, वाटर के लिए। अगर आप मेरे से पूछो सर KOH के लिए भी बता ही दो, क्या दिक्कत है, बाइनरी सॉल्यूशन है, KOH के अलावा और कोई मेंशन नहीं है टर्म, तो इसका मतलब वाटर में सिर्फ KOH ही है, मिक्स और था। तो परसेंटेज वेट मास बाय मास ऑफ KOH सिंपल है, वाटर ही है और KOH है, दो ही तो कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट का परसेंटेज आ गया, दूसरे को कैसे निकालोगे, 100 माइनस 95। तो आंसर कितना हो जाएगा, परसेंटेज मास बाय मास ऑफ KOH इज 5%। कंप्लीट। ठीक है बेटा, सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, थोड़ा इंट्रोडक्शन और थ्योरी ज्यादा थी। ठीक है, और हमने पहली कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज बाय मास डिस्कस किया, एक क्वेश्चन किया, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।